जी अहलन व सहलन मरहबा बखैर रागले जी आनो गुड इवनिंग एंड नॉट गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये गुड इवनिंग इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि मेरे रेडियो शो का ये एक स्टार्ट हुआ करता था। मैंने कहा आज क्यों ना आपकी उससे शुरुआत कर ली जाए। आपका बहुत बहुत ये आज का दिन आपको मुबारक हो। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत के बारे में बताते रहा करें दूसरे लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आजकल कुछ इस किस्म का माहौल हुआ हुआ है कि कुछ बहुत सारी ख़बरें जो हैं जहाँ सच्ची होती हैं वहाँ बहुत सारी ख़बरें ऐसी भी होती हैं जो गलत होती हैं, जो फॉल्स अलार्म्स होते हैं, जो लोगों ने थोड़ी पब्लिसिटी के लिए अपने पेजेस पे वीडियोस जो हैं वो लगाई हुई होती हैं। हो सकता है वो कोई पुरानी वीडियो छोटी सी शरारत की वजह से पूछ लिया करें। ये बात मैं सिर्फ इस वजह से कह रही हूँ कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सिविलाइज शहरी होने का मुजाहरा कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी दुकान चमका रहे होते हैं, कुछ व्यूज़ मिल जाए हमें, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाए। जैसे कल मेरे घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब उनको जो है वो लोगों ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए कि जी स्कीम 3 में तहजीब बेकरी के करीब जो है वो एक हमला हो गया ड्रोन। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बिकॉज आई लिव वेरी नियर टू इट। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में कॉल वगैरह करने लग गए। हाँ नहीं इतना भी नियर नहीं है कि कोई वहां से जाके कुछ मुझे देखना शुरू कर दे, आवाज लगाए तो मिल जाओ, लेकिन मतलब करीब है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद वो मुझे कॉल करने लग गए तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि ऑब्वियसली हर वक्त मेरी जेब तो है नहीं मर्दों की तरह कि फ़ोन रखा हुआ, तो बच्चे के काम करते हुए इधर उधर तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो जी क्या हुआ कि उन्होंने परेशानी में फिर मंसूर को फ़ोन किया, लेकिन वो एक फ़ॉल्स अलार्म था। बात करने की ये बात सिर्फ ये है कि थोड़ा सा और मुजाहरा की बात हो रही है कि अगर कभी भी आप देखें कोई भी अगर खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आता है, हम एक अजीब सी खबरें पे डर जो है लोगों के दिल में पैदा करना शुरू कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया उस जगह ये हो गया। स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज ये आपका कौमी फरीज़ा भी है। किसी की ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो सकती है उससे, क्या पता किसी घर में कोई बीमार हो और वो पैनिक कर जाए और उस पैनिक की वजह से खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो आप बताएं फिर क्या होगा। अच्छा मूविंग ऑन, आज का मौजू मैंने कुछ सोचा हुआ था और मैंने आज हलीमा से कहा आई एम वेरी कीन अपने मौजू के बारे में बहुत ज्यादा टची होता हूँ कि मैंने आज ये बात करनी है। रिलेटेबल भी लगते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी से करीब करीब। हाँ तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी हिम्मत डाली, लेकिन मुझे वो याद ना आया। लेकिन उससे करीब करीब जो दूसरा टॉपिक मैंने सोचा हुआ था वो ये था कि हम अक्सर एक सोच रखते हैं कि हमने जिंदगी में ये चीज करनी है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ताला करेगा जो इंशाअल्लाह ताला हो गए बन जाएंगे। आजकल लोग के अगर पूछा जाए तो बड़े हो के क्या बनोगे, कहते हैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, हालांकि उन्हें नहीं पता होता अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन जब जिंदगी में आप बढ़ते जाते, प्रोग्रेस करते जाते, एज करते जाते, आपका एक गोल होता है, ये जिंदगी में चाहिए, ये जिंदगी में चाहिए, ये जिंदगी में चाहिए। वो 3-4 चीजें चाहने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं स्मॉल गोल्स। यानी कि अगर मुझे घर चाहिए, अच्छी जॉब, अगर बेहतर घर चाहिए उससे बेहतर जॉब, अगर गाड़ी चाहिए तो एक और एक्स्ट्रा जॉब। तो हम छोटे गोल्स बनाते हैं बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड हलीमा साथ साथ उन बड़े गोल्स के लिए आप ये याद रखिएगा कि आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं। लेकिन इस सब चीज में क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। What about you? मैं अब आपसे अगर सवाल करूं, अब जिंदगी में कुछ बनाने के लिए तुम्हें बहुत कुर्बानियां भी इस टाइम पे देनी पड़ रही हैं। यू हैव टू लेट गो। हो सकता है तुम्हारे घर में बहुत मसला चल रहा हो, बहुत बैगेज हो, लेकिन तुम्हें वो कुर्बानी देकर ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस अपना करियर करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए इर्द गिर्द अंडरस्टैंडिंग लोग भी चाहिए जो आपको समझे, ना कि सिर्फ आपके घर वाले बल्कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी आपके बिहेवियर, आपके रवैयों को समझे। अगर 10 दिन आपसे अच्छे हंस के बात किसी ने की है और एक दिन आपसे अच्छी बात नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान बुरा है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान के पीछे भी कुछ चल रहा है, तो आप उसको भी अंडरस्टैंड करें। वक्त जो है वो शायद उसका इतना अच्छा नहीं चल रहा। बहुत दफ़ा ऐसा हुमायूं हो जाता है, जिस तरह कल परसों भी मैं ये बात करी थी कि बच्चे की तबीयत जो है वो सही नहीं होती या मे बी स्पाउस की तबीयत सही ना हो और आपको जो है वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ रही हैं और फिर यहाँ पे भी आना हो, क्योंकि हमारी कमिटमेंट होती है। तो हम उस कमिटमेंट से जो है हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि बहुत ही कोई वर्स्ट केस सिनेरियो हो तो उस कमिटमेंट से हम पीछे हटे, वरना हम ना हटे। आपके साथ भी ऐसा होता है, पेरेंट्स की कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ इस तरह का हो जाता है, यू आर द ओनली सन, तो आपको वहाँ भी मौजूद होना होता है और आप चाहते हो कि आप उनके लिए सब कुछ करो। सर्टेन टाइम्स आपसे
कुछ ज़्यादा रिक्वायर किया जाता है, हाँ, जितनी आपकी expect किया जाता पोटेंशियल है। नहीं होती है। एक तो ये उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी इंसान से अगर आपकी औलाद भी है, आपके माँ बाप भी हैं या आपके बहन भाई भी हैं, आप किसी को ज़्यादा बोझ ना डालें अपनी उम्मीदों का, अपनी एक्सपेक्टेशन का, कि वो इंसान उसके नीचे इतना दब जाए कि आपके जो रिश्ते हैं उनके जो जो कहते हैं रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, कि आप उन पे इतना बोझ डालें कि वो धागा टूट जाए। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, इस हवाले से बात करेंगे बात थोड़ी करते सी, रहेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे हम ये जो एक्सपेक्टेशन का बोझ है, लोगों को समझने का जो अंदाज है, उसमें तब्दीली लाएं ताकि दूसरों की जिंदगी आसान हो सके। आसान बनानी है जिंदगी। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। कर्जदार हूं मैं लोगों, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास कभी जिंदगी में कैश नहीं होता, मैं 100 200 कैश नहीं होता नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये कैश नहीं रखता अपने हाँ, पास मैं कैश नहीं जानबूझ रखता। के, अच्छा, मैं ताकि कैश कभी भी नहीं कहीं हलीमा, भी कुछ भी देना पड़ जाए तो मैं कहूँ मैं बस है नहीं, आपको बताऊं, मैंने आज मेरे तक पास है कैश ही रखा है ना, और मुझे ना वो जिस तरह आपको मिर्ची नहीं लगी होती कि मिर्ची लग जाती है, आप कहते हैं पानी पी लो खत्म करो उससे मिर्चों को, इसी तरह मेरे वॉलेट में अगर पैसे हो, जो मिर्चें होती हैं किससे कैसे खत्म होंगे, और वो कैश खत्म हो जाता है। तो मैं यार जब ये ऐसा तुम्हारे सब पास मिर्चें लगी हुई है तो मुझे अपने पास रखना ना। अब मैंने लिटरली मैं 2 लोगों का सख्त कर्जदार हूँ। मैंने दिलावर से, अब मैंने किसी को पैसे भी देते, मैंने दिलावर से पैसे लेके दिए, फिर मैंने वक्त के पैसे बैंक से भी पैसे लिए हुए, वक्त तो से अभी तो मैंने मैंने भी सोच दे लिया दिए। है कि मैं ऑनलाइन पैसे इन लोगों को ट्रांसफर करूंगा ताकि मैं जो हो वो जिंदगी अपनी आसान से अच्छा गुजार पता है सकूं। क्या, मार मुर गया तो पिछले क्या कुछ होगा। कुछ ऐसे से ना मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपने पास नहीं रखती कैश पैसे, और फिर मैं ना अकाउंट से यूज करती रहती हूँ। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि इस तरह जो है ना पैसे बच जाते हैं, जो आप एक्स्ट्रा मनी यूज करते हैं वो नहीं होता। मेरे वो भी नहीं बचे, मैं हर तरह करके देख चुकी हूँ ना। पैसों ने कहा नहीं, तेरे पास ही टिकना, तेरे पास ही टिकना। पर चलो खैर, वैसे पैसा ऐसी चीज़ है किसी के पास ही टिकती। अच्छा, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम उससे पहले बात कर रहे थे, कि अब जो चीज़ें ज़िंदगी में हमने करनी है, जो आपसे मैंने अब इरादा किया है, वो ये किया है कि एक तो जो टॉपिक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, उस गोल को पाने के लिए आप जिद्दोजहद करें। खुदा का वास्ता है, लेफ्ट क्या हो रहा है, राइट क्या हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, सामने पड़ोसी घर क्या हो रहा है, उसका मसला क्या हो रहा है, इसका मसला, ये इससे आपको कहा है, ये आपने छोड़ देना है। आप जिंदगी में अपनी चीज़ें जो हैं अपनी कंटेंट रखें, अपने बारे में सोचें, अपने आप को बेहतर करें। दूसरे को बेहतर तब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान और सुकून में हो जाए। ये बड़ी ज़रूरी होता है। हम लोग गलत जगह पे फोकस करते हैं, अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर करते हैं। वो वक्त अगर हम किसी सही जगह पे लगा लेंगे तो यकीन मानिए आपको अपनी चीज़ों अपने टैलेंट के बारे में पता चलेगा। उम्र का कोई हिस्सा भी हो, आपको और एक्सपोजर मिलेगा, शायद आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद आप कुछ और अच्छा अपने लिए कर सकते। तो अपने पे फोकस करें, ना कि किसी और पे। जिंदगी में जब तक ये खत्म नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने भी नोटिस कर लिया, और जिनको आपने सुनाया उन्होंने भी लिख लिया अपने पास। लेकिन हुमायूं की जो इस तरह की स्पीचेस होती हैं ना, कभी कभी वो बड़ी कारआमद साबित होती हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले जो है ना हुमायूं ने एक बात जो है मुझे समझाई है, मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करती रहूं। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिस चीज़ के हवाले से बात करने वाले हैं वो उस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि इस पर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ के हवाले से बात होती है उतनी लोगों को उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। एजुकेशन और तरबियत के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे को जब तक बैक नहीं करेंगी तब तक क्या एजुकेशन वो काम कर सकती है अकेले, या तरबियत वो काम कर सकती है अकेले। दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, बहुत वास्ट इनका एक्सपीरियंस है, पहले भी इनको शो पर दावत दे चुके हैं और आप इनकी मुलाकात जो है वो इनसे करा चुके हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं सुमेरा नाज। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा जी, अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? प्लीज़ बैठिए, तशरीफ़ रखिए।
अच्छा, मैंने आपको दूर से देखा तो मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ लोग के अच्छे लिबास से, अच्छा रंग उन्होंने पहना हो, बाल अच्छे बने हुए हों, सो आई गेट रियली इम्प्रेस्ड, एवरीबडी आई थिंक गेट्स इम्प्रेस्ड। सो मैं दूर से देखा था ये पर्ल्स हैं, ये पर्ल्स नहीं है, मुझे पर्ल्स बड़े पसंद है, तो फिर आप मुझे बताएं पर्ल्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल इसे पर्ल्स कहते हैं? अच्छा, क्योंकि बहुत छोटा साइज है पर्ल्स का। ये पर्ल्स हैं और ओरिजिनल हैं। ओए होए होए, ये तो आपने नहीं, लेकिन ये वाले जो पर्ल्स होते हैं इनका साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन वो राउंड नहीं होते ये। नहीं पर्ल्स हाँ, ये राउंड नहीं, ये राउंड नहीं होते, पर पर्ल्स राउंड मिलते हैं, राउंड मिलते हैं, लेकिन मैं इनका कह रही हूँ कि ये वाले जो है ये राउंड नहीं होते हैं। हाँ, ये ऐसे रॉ पिक्ड होते हैं, बट ब्यूटीफुल इट इज। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और सुमेरा, मुझे अभी तक याद है कि हम लास्ट टाइम आए थे और बड़ा मजेदार सा शो हुआ था हमारा और आपका। अल्लाह को सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, जिंदगी में हम कभी कभी कुछ चीजें एक्सीडेंटल मिल जाती होती हैं आपको, ठीक है, आप वो फॉर ग्रांटेड, वही फिर आपका करियर बन जाता है, फॉर ग्रांटेड लेते वही करियर बन जाता है। आप कहते हैं ये बस एक बार इस तरह गई और वहां गया, जॉब अप्लाई की, तो बस आज मेरा करियर है। एग्जैक्टली शायद हलीमा और मेरे साथ भी तकरीबन इसी तरह मीडिया का हुआ, बट आई वांटेड टू डू दिस। मेरा साइड डिफरेंस से शुरुआत की मैंने, लेकिन करना मैं यही चाहता था। आपका कितना इस बारे में क्या कॉन्सेप्ट थेरी है, आपका क्या मैकेनिज्म है कि जब आपको बड़ा गोल आपने ज़िंदगी में कहा है कि यहाँ तक पहुँचना है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप छोटी बेटी हैं, चाहे आप बड़ा बेटा है, चाहे आप नंद है, जेठानी, जो रोल भी आपका, अगर आपका बड़ा गोल है तो क्या उसको पाने के लिए छोटे गोल बनाना ज़रूरी है? क्या अपने आप पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। बहुत अच्छी बात की हारून आपने कि हमारा जो ये नाम मैंने सही लिया। जी जी हारून, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने की, लेकिन मैंने इस बार की, मैंने कर दी। क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो जवाब भी लेंगे और नाम भी सही बताएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, वेलकम बैक। एक और शो में हारून और हलीमा के साथ आपको, आप देख रहे हैं शो में हारून, हलीमा और हुमायूं के साथ, क्योंकि वाकई हमारे कैमरामैन का नाम हारून है, जो बिल्कुल सामने ही खड़े हुए हैं। और उससे पहले मुखातिब होता है। अच्छा, वैसे डिस्क्लेमर, मुझे बहुत सारे लोग कभी कभी जो मुझसे एक दो दफा मिले होते हैं, मुझे अगली बार हारून कहते हैं या हमजा कहते हैं, और मैं भी उनको कहता हूँ कोई मसला एच, तो उनको इसका मतलब याद है, काफी होता है। अच्छा, आपसे पूछ रहा था गोल ओरिएंटेशन के बारे में, गोल के कितने आप ओरिएंटेड अपने गोल की तरफ? हाँ जी, अच्छा हुमायूं, जो आपने बात की बहुत अच्छी की है कि इंसान को जो अपने गोल हैं वो सेट करने चाहिए, और जब तक आप बड़े गोल पर पहुंचने के लिए छोटे गोल्स को चेज़ नहीं करेंगे, आप बड़े गोल तक नहीं पहुंच सकते। इसकी मिसाल यूँ ही है जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो जब तक आप छोटे गोल सेट नहीं करेंगे लाइफ में, आप बड़े गोल्स की तरफ नहीं बढ़ सकते। And that's what comes to my mind, and then I asked Halima to throw her question. यही बात मैं सोच रहा था कि हम अक्सर अपना बड़े गोल के ऊपर इतना फोकस कर देते हैं कि हम छोटे गोल्स को सेट जैसे कि अब आपको समझ ऐसे आएगी, अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे यार मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना। आप नहीं बन सकते 2 साल में वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता है लोग 21 साल में बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, तब जाकर वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। कि वाइस प्रेसिडेंट कहाँ के बनना चाह रहे हैं आप? अच्छा, दूसरा अब आपको बताऊं, अब किसी से पूछते जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, वो कहते हैं यार बस इंशाल्लाह लीड मिल जाए ना तो जिंदगी मैंने कहा व्हाट, आप छोटे रोल से शुरू करें। आप कहते नहीं उसने तो लीड से किया था। नहीं, आपको पता है, मैं उस दिन फिर उसको मैंने एग्जांपल दी, मैंने कहा पता है शरिया मुनव्वर, कहते हैं नहीं शरिया मुनव्वर लीड किया है। मैंने कहा आपको बताऊं, वो एक उन्होंने ऐसा रोल किया था जिसमें वो सिर्फ 1.5 मिनट के लिए भी नहीं आते थे, आधे मिनट के लिए आते, दोस्त थे वो किसी के, ठीक है, एक ड्रामे में दोस्त थे, और वो आते थे और वो चले जाते थे। नाउ ही इज डूइंग अ लीड। अब हुमायूं जो आपके सामने बैठा हुआ है, मैंने स्पोर्ट्स चंक से पढ़ना शुरू किया था, 3 मिनट के लिए मैं स्क्रीन पर आता था, तो लाइफ चेंजेस। मैंने हुमायूं को ये बात की कि 5 से 7 साल में हुमायूं इंशाल्लाह बीबीसी पे होगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स वेरी स्वीट। अच्छा, हम लोग जो है वो छोटे गोल्स जो हैं उनके बारे में बात करें। बड़े गोल्स भी जाहिर है ज़रूरी होते हैं इंसान के, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे जो है वो आजकल इन चीज़ों के हवाले से सोचते ही नहीं है। अगर हम एजुकेशन की या तरबियत की बात करें, क्या गाइडेंस नहीं मिल रही है उनको कि वो इस बारे में सोचना शुरू करें कि हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें उस तक कैसे पहुँचना है, या उनकी अपनी शायद सोच अब इस तरह की नहीं रही, प्रोडक्टिव नहीं रही या कंस्ट्रक्टिव नहीं रही कि वो इस बारे में सोच भी सकें?
अच्छा हलीमा, सबसे बड़ा मसला जो हमारा है वो हमारा एजुकेशन का मसला नहीं है, हमारा स्किल्स का मसला है। हम अपनी स्किल्स को उसके अकॉर्डिंग पॉलिश ही नहीं करते कि हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ की तरफ बढ़ सकें। जैसे अभी हुमायूं ने भी ये बात की कि हम जो है वो पहले बड़े गोल्स के ऊपर जो है वो सेंटर्ड हो जाते, यही करना है। ठीक है, हमने गोल सेट कर लिया, लेकिन उससे पहले हमने अपनी स्किल्स को किस हद तक पॉलिश किया है। हमारी फील्ड की जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने कितनी लर्निंग की है। जो लर्निंग प्रोसेस है ना किसी गोल को अचीव करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि आपने अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश करना है। इस्लाम में भी है कि अपने बच्चे को कोई ना कोई एक स्किल लाजमी सिखाएं। स्किल्स होंगी बच्चों के पास तो फिर आने वाले वक्त में जो है वो अपने गोल को चेस करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। अच्छा देखिए, अब आपने बात की स्किल की, आप हुनर की तरफ गई हैं। उर्दू में हुनर कहा जाता है। कोई भी हुनर सीखने के लिए हमारे अंदर वो शायद, अगर आप बात करें, डिग्निटी नहीं है। हमें लगता है कि हुनर सीखना अगर यही सिखाना था तो पर पढ़ाने की क्या जरूरत थी। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, वुड का काम है, बहुत अच्छा महंगा हुनर है। अगर आप बाहर जाएं, अब लोग $1 मिलियन का बिजनेस कर रहे हैं इसमें, लेकिन हम कहते हैं कि लकड़हारा ही बनाना था, ये लकड़ी का ही काम कराना था इसे, तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत थी। ये हुनर का और हमारा इसका जो मकाम का गैप है, ये कैसे खत्म होगा? अच्छा, पहले तो हमें इस मिसपरसेप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन जो है वो स्किल के पैरेलल हो सकती है। स्किल एक अलहदा चीज़ है, एजुकेशन एक अलहदा चीज़ है। तालीम की अहमियत को ख़त्म नहीं कर सकते हम, और ना ही स्किल की अहमियत को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन के साथ स्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया है और मुझे ये मालूम ही नहीं कि मैंने पढ़ाना कैसे है, ठीक है, या मैं एक टीचर ट्रेनर हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मैंने अपने टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है। अगर मुझे मॉन्टेसरी टीचर बना दिया गया और मुझे ये मालूम ही नहीं कि मैंने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अपने बच्चों को कैसे करानी है। मैं कोई साइंस टीचर हूँ, मुझे ये पता ही नहीं कि लैब को यूज़ करने का तरीका क्या है। तो स्किल्स और एजुकेशन दोनों पैरेलल हैं, इसको हम अलहदा नहीं कर सकते। दूसरी जो बात आपने की डिग्निटी की, अच्छा, डिग्निटी के हवाले से ये वो आप जो हुनर की बात कर रहे हैं वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे वालिद साहब बढ़ई हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ये चाहते हैं कि मैं भी एक बढ़ई का काम सीखूं। तो इसमें डिग्निटी की बात जो आपने की ना कि ये ऐसे एक बंदा जो है वो इस लेवल पे और वो इस लेवल पे कैसे आएगा, तो ये वो चीज़ है। अब आपको पता ही होगा कि फ़र्नीचर का काम कितना जो है वो बढ़ गया, आगे बहुत आगे चला गया है। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे अपनी स्किल्स को कैसे वहां तक लाना है, ये मुझे सीखना पड़ेगा वक्त गुजरने के साथ साथ। मेरे लिए मैं कासिर हूँ ये बात समझने के लिए कि आप उसको एजुकेशन के साथ कपल करना बड़ा जरूरी है। ये इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। अब एक बच्चा मैनेजमेंट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिशियन, उसका ये ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन है कि मुझसे इलेक्ट्रिशियन का हुनर सिखा दूं। क्या हुनर उसकी मर्जी का नहीं होना चाहिए? और अगर उसकी मर्जी का हुनर है तो अगर उसको एजुकेशन के साथ, उसी तरह की एजुकेशन के साथ कपल कर दिया जाए तो क्या वो ज्यादा फ्लरिश नहीं करेगा? उसके पास प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों होगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हुमायूं / हारून आपसे ये सवाल पूछता है कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर हुमायूं / हारून अगर ये चाहता है कि मैंने फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैंने मैनेजमेंट पढ़नी है, मैंने मैनेजमेंट पढ़नी थी, मुझे शौक था, ये डिसाइड हो गया, सेट रूल हो गया कि मैंने अपना शौक बता दिया। ये हम आइडियल एक सिचुएशन बनाते हैं। बच्चे का पता चल गया कि इसने मैनेजमेंट पढ़नी है। उस मैनेजमेंट के साथ उसे उसी तरह का स्किल सिखाया जाए तो ज्यादा उसके लिए बेहतर नहीं। कपल उसके साथ के जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ इस तरह की जो कि उससे ज्यादा रिलेटेबल हो, ताकि वो जब उसी फील्ड में आगे जाए तो उसकी हुनर की भी ट्रेनिंग हो, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हो। ये कहना चाहूँ। तो ये तो आपको शायद होना यही चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूं। होता भी है।
अच्छा, ठीक होता है। भी है। ये हमें समझ लेनी चाहिए बात, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, ये तमाम चीज़ें हैं मौजूद। आपने कम्युनिकेटिव स्किल्स की बात की है, तो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटिव स्किल्स सिखाई जाती हैं बाकायदा। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कैसे करनी है उसकी स्किल्स सिखाई जाती हैं बाकायदा। यही मैंने कहा कि वो एनवायरनमेंट जो बच्चे को प्रोवाइड किया गया वो कैसा था, इन बॉर्न वो बच्चा कैसा था, क्या उन स्किल्स को अचीव करने के काबिल था या नहीं था, या उसको इस फील्ड में डाला गया जो कि वो नहीं चाहता था। ठीक है, ये बच्चे की अपनी भी जो है वो स्किल्स होती हैं जो उसके अंदर। और आपने बात बिल्कुल लेकिन ठीक कही है, बिल्कुल ठीक। इसमें एक और चीज़ है जो मैंने जहाँ तक देखा है, जो आर्ट्स के शोबे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा आर्ट्स पे फोकस करती हैं और वो सिखाती हैं, वहाँ पे फिर भी स्किल्स पे जोर दिया जाता है, वहाँ पे फिर भी सिखाया जाता है। जैसे कोई भी फाइन आर्ट्स ले ले या कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ले ले, तो वहाँ पे या सोशल साइंसेस ले ले, तो वहाँ पे सिखाया जाएगा जी कपड़ा कैसे बनाया जाता है, कपड़ा बना के आप लाएँ, एक इवन कारपेट का पीसेस जो है वो बनवाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, सब कुछ सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखाया जाता है जिसने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़नी हो। लेकिन जब भी हम साइंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने ज़्यादा बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ के स्कोर करते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको समझा जाता है कि हाँ ये बड़े लायक फाइक बच्चे थे। जैसे मेरी इवन अपनी फैमिली की ये स्टोरी है कि किसी ने बताया कि यार वो मेरी जो कज़न है ना उसका थ्रू आउट 4 CGPA आ रहा है, थ्रू आउट 4 CGPA। तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे वो बड़े मुतासिर हुए, अच्छा क्या पढ़ रही है वो, तो उन्होंने कहा जी फर्नीचर डिज़ाइन। उन्होंने कहा अच्छा फर्नीचर डिज़ाइन पढ़ रही है, 4 CGPA जो आ रहा है, और अब वो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है और लाखों रुपया जो है कमा रही है, इसलिए क्योंकि उसने स्किल सीखे थे आर्ट से रिलेटेड। साइंस से रिलेटेड हमें स्किल्स नहीं सिखाए जाते, साइंस से रिलेटेड हमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उन्हीं पे फोकस रखा जाता है। क्या वहाँ भी जो हुमायूं ने बात की बड़ी अच्छी, कि वहाँ भी अगर क्या मिक्सचर हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, आपको आगे जाके किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये लगता है हलीमा कि जितना हमारी साइंसेस में प्रैक्टिकल वर्क है ना, शायद उतना आर्ट के उसमें नहीं है, फील्ड में। मिसाल के तौर पे आपके जो आर्ट सब्जेक्ट्स जिनकी आपने बात की है, यहाँ पर आपने मेरे ख्याल से फ़नून लतीफ़ा की ज़्यादा बात की है, जहाँ पे आर्ट फ़ाइन आर्ट्स वगैरह है, और इसके अलावा कोई होम इकनॉमिक्स वगैरह की बात की है। लेकिन अगर हम सोशल साइंसेस की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क इन फील्ड नहीं होता, उसकी बहुत कमी है हमारी सोसाइटी में। जबकि साइंसेस की बात करें तो वो तो बच्चे लैब से भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली फील्ड में भी आके सीख रहे होते हैं। अगर आप डॉक्टर्स को देखें, अगर आप इंजीनियर्स को देखें, अगर आप और बहुत सी फील्ड्स देखें, तो वहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये जो आप बात करें, ये हमें मोस्टली आर्ट्स के जो ग्रुप है उसके लिए हमें फेस करना पड़ता है, सोशल साइंसेस के लिए फेस करना पड़ता है। वहाँ पे बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि उन्होंने सोसाइटी में आके किस तरीके से अपने आप को एक फाल शहरी बनाना है या अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना है। इतने साल गुजरने के बाद भी और हमारे एजुकेशन सिस्टम के डेवलप होने के बावजूद भी हम इस चीज़ को अभी तक तस्लीम नहीं कर पाए कि जो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो भी उतना ही वैल्यू रखते हैं जितना कि हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स रखते हैं। सोशल साइंसेस को अभी तक वो मकाम नहीं पाकिस्तान में हासिल हो पाया जो कि होना चाहिए। आज हमारा कोई बच्चा कह देता है कि मैं आर्ट्स रखना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप में आना चाहता हूँ, तो माँ बाप एकदम से खड़े हो जाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है। अब जाके थोड़ा सा जो है वो थोड़ा बहुत इस रवैये में बदलाव आया है कि हाँ जी, बच्चा अगर पढ़ने वाला है और वो ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप में जाना चाहता है, आर्ट्स पढ़ना चाहता है, तो उसको करेज किया जाता है। अदरवाइज़ पहले तो बिल्कुल भी अच्छा, मेरी और हलीमा की ओपिनियन इस बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बट आपकी आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन, बट यू सेइंग इट बिकॉज मेरा थोड़ा सा इस पे बड़ा डिफरेंट जायज़ा है। लेकिन अब मैं आपसे दूसरा सवाल यहाँ पर पुट फॉरवर्ड करूँगा। हलीमा की बात से बीच में से मैं अक्सर वो कुछ मैं बड़े गौर से सुन रहा होता तो मुझे कुछ और सवाल याद आता है। उसने कहा कि वो फर्नीचर कर रही है, लाखों रुपए कमा रही है, और ये बड़ी इसने सोशल स्टेटस वाली बात की है जो कि एक सेट रूल है जो होता है कि हमारी आपने सोसाइटी में। तालीम हासिल करनी है, क्या इसका स्कोप है, पैसा कमा सकती हूँ, ये हुनर सीखूंगी, क्या पैसा कमा सकती हूँ, क्या ये ठीक है? आप मदर भी हैं? जी जी ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये सवाल तो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल ठीक बनता है। क्या एक बच्चे का डिग्री का और हुनर का मवाजना पैसे से करना कि क्या इतना पैसा कमा सकता है, ये ठीक भी? कोई ज़ाहिर बात है, कमाना तो है, रोटी भी खानी है, बच्चा आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। किस हद तक ठीक है कि आप सिर्फ ये देखें कि पैसा कितना उससे मिलेगा, या आप ये देखें कि आपका बच्चा या वो इंसान जो वो चीज़ कर रहा है वो कितना खुश है?
वो करते हुए? हाँ, ये मुश्किल बहुत सवाल है। इम्पॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे बच्चे की जो खुशी है वो मैटर करती है, ठीक है, पहली चीज़ ये वो मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये कि क्या वो पैसा कमा रहे या नहीं कमा रहा। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त दो स्टेट ऑफ माइंड है। एक पहला ये कि हम अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में एक कामयाब इंसान बने और अपना मुस्तकबिल संवार सके। अब मुस्तकबिल संवारने में दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये आ जाती है कि वो पैसा कमाकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाए या कोई भी कामयाब इंसान बन जाए और उसका फ्यूचर बन जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक ऐसा फ़ाल शहरी बने सोसाइटी का कि आने वाले वक्त में वो मुआशरे के लिए कोई बेहतर काम कर सके। अब यहाँ पर आप मुझे एक मेरा भी सवाल है आपसे कि कितने लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आने वाले वक्त में मुआशरे का एक फ़ाल शहरी बन सके। आजकल के ज़्यादातर लोगों का जो है यही रुझान है कि हमारा बच्चा आने वाले वक्त में पैसा कमाए, कामयाब इंसान बने, अपना घर बनाए, गाड़ी हो उसके पास, अच्छा वो सेटल्ड हो, फरजाना के बेटे से ज्यादा उसके पास पैसा हो, फरजाना के बेटे से ज्यादा उसके पास बड़ी गाड़ी हो। हाँ। मेरी जो नंद है वो सड़ के राख हो जाए कि इसके बच्चे आगे निकल के हम पीछे रह गए। दिस इज द ओनली कंपैरिजन हमारे पास है। लेकिन देखिए आपने जो बात की थ्योरेटिकली तो बड़ी ठीक थी, किताबी बात तो बड़ी अच्छी, हम सब कहते हैं, हम भी टीवी बैठ के कहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ जो मेरा बच्चा खुशी से करना चाहता है वो करे, हम नहीं करना चाहते। जब आपने आर्ट्स की बात की उसमें मैं थोड़ा इसलिए डिफर कर रहा था कि आप जब पेरेंट्स से कहते हैं ना आर्ट्स, तो सबसे पहला सवाल ये होता है आर्ट्स करना तुमने, खौफ करो खुदा का। उसको देखा शकील के बेटे को, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तुमने क्या कमाना है, क्या ये पट्टी के ठेले बनाओगे तुम, खौफ करो कुछ खुदा का। सो आप मुझे बताएं, अब वो ठीक भी हैं क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट में आप रहते हैं, यहाँ पे आर्ट्स की उस तरह कदर नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, क्या वो बात मान ली जाए या नहीं? अपना स्कोप, मैंने वो भी देखा है लोग जो आर्ट से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जिंदगी में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि अच्छा इसको मैं यूँ भी डिफेंड कर सकती हूँ कि शुरू से मेरा रुझान जो है ना कभी भी नहीं रहा था कि मैं कभी टीचर बनूँगी और मैं कभी पढ़ाऊँगी। मेरा ये शौक़ था कि मैं आर्टिस्ट बनूँ और मैं शायरी करूं और मैं गाने लिखूं और मेरी लाइफ जो है वो ऐसी हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं ना तो ये फील्ड भी बड़ी मुश्किल है। एक आर्टिस्ट बनना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। अपने फ़न को लेकर चलना और इस सोसाइटी के अंदर एक मकाम हासिल करना, और बीइंग वीमेन जो है वो एक सोसाइटी के अंदर मकाम हासिल करना बड़ा मुश्किल है। औरतों के लिए जो है इस फील्ड में बिल्कुल कोई भी जो है वो रास्ता नहीं, क्योंकि उनके लिए और शादीशुदा लाइफ के बाद बड़े चैलेंजेस हैं जिनका मुकाबला करने के बाद वो इन चीज़ों को नहीं आगे लेकर चल सकती। तो ये हकीकत है कि आर्टिस्ट जो है वो बहुत कुछ कमा रहे हैं। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं, बड़ा अच्छा जो है वो उससे अर्न भी करते हैं, लेकिन उसके साथ वो अगर जॉब करते हैं तो ये करते हैं क्योंकि उनको सबसे पहली बात ये उसने बेकार सारा दिन बह के ते जाना कमरे च तस्वीरां बनाता रहता है। तो पंजाबी में इसलिए बता रही हूँ कि मेरा जो है ना वो मदर टंग है पंजाबी। तो वो बाकायदा जो है ना वो उनको टॉन्ट किया जाता है इस चीज़ के ऊपर। इसको कोई इतनी, आपने कहा कि माँ बाप को बच्चों की जो है वो खुशी का ख्याल रखना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में किसी जगह पे भी ये चीज़ है कि माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए उनको। अच्छा, इस पिक्चर से ब्रेक लेते हैं। ये पे आके बात, ये वही बात हुई ना कि फिर आप हुनर सीखते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए, अपना ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए, आप हुनर नहीं सीख सकते फिर तो देन ये स्टेट रूल आ जाता है। फ्रॉम दिस हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले स्किल्स के हवाले से जब बात हो रही थी तो सुमेरा जी कह रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब अपने स्किल के हवाले से काम करते हैं तो वो उसको अपना ब्रेड एंड बटर नहीं बनाते, वो कुछ और कर रहे होते हैं, अपने स्किल को साथ साथ अपने शौक़ के लिए लेके चल रहे होते हैं। यही बात आपको भी समझ आई थी। मुझे लगता है अब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। शुरू में इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को मनवाना पड़ता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके जानने वाले हों, चाहे वो फ्रेंड्स हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो सब आ रहे होते हैं आपके पास आपकी कामयाबी को देखते हुए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आर्ट्स की फील्ड से वाबस्ता थे,
शुरू में जब उन्होंने कहा कि जी हम आर्ट्स की फील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं, तो बहुत सारों के पेरेंट्स से वाकई ये बातें सब की कि भाई इतने तुम अच्छे पढ़े लिखे सब कुछ हो, इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, तुम्हें तो आसानी से साइंस में एडमिशन मिल जाएगा, आर्ट्स में क्यों जा रहे हो। लेकिन अब वही फैमिली, अब वही लोग जो हैं वो उनकी मिसालें देते हैं कि फ़लानी जगह उसने शोरूम बनाया हुआ है, फ़लानी जगह वो ये कर रही है, फ़लानी जगह उसकी पेंटिंग्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में जो है वो लग रही हैं, उनकी एग्जिबिशंस हो रही हैं, और वो एक एक पेंटिंग बेच के, एक एक चीज़ अपना एक एक आर्टिकल बेच के वो इतना कमा रहे हैं जितना शायद लोगों की पूरी पूरी महीने की सैलरी होती है। तो अब थोड़ा रुझान जो है वो उस तरफ चेंज हो रहा है। इनपुट आपके साथ इसी में लगाऊं, मैं सिर्फ थोड़ा टॉस करने के लिए करना चाह रहा हूँ कि यस यू आर राइट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और मैं हलीमा की बात से भी एग्री करता हूँ। ये दोनों सोसाइटल जो सेगमेंट्स है ना, ये हम दोनों देखते हैं। एक में वो जहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा, और वो लोग जॉब कर रहे हैं और वो साथ में अपनी ये आर्ट वाली चीज़ें साइड लाइन पे कर रहे हैं, ये हो गया तो हो गया। और दूसरी जो हलीमा कह रही है, कुछ लोगों ने उसको प्रोफेशन बना दिए, और दोनों के सेगमेंट में ना तकरीबन इक्वल परसेंटेज है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा स्विच करूँ, अगर जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी तरबियत के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ, तो बच्चों को ये बताना, क्योंकि अब माँ बाप ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा समझ रहे हैं, उनको ये समझाना कि मुझे पता है तुम्हारे लिए ये फील्ड बेहतर है, मुझे पता है तुम्हारा इंटरेस्ट भी इसमें ज़्यादा है, ये कर लो। तो बच्चा अब इस जिद में आ जाता है कि माँ बाप ने कह दिया तो अब मैंने दूसरी लाइन पर जाना है। सो ये क्या कम्युनिकेशन का कोई तरीका उनका गलत है? जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनको बहुत फास्ट कर दिया है, हम लोग बड़े स्लो हैं। आपको क्या लगता है कि उसको मुकम्मल कैसे करना है, ब्रिज कैसे करना है? हाँ, देखें, इंसान की एक फितरत है, और वो फितरत ये है कि हमेशा से जो है ना, वो कोई चीज़ अगर उसके ऊपर इम्पोज की जाती है तो वो कभी भी, हाँ, वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना। और माँ बाप की नेचर में किसी हद तक ना डिक्टेटरशिप होती है। वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा है, हम इसको इस तरीके से अपब्रिंग करना चाहते हैं और ये बस ऐसा ही होना चाहिए। जबकि इंसान फितरतन आज़ाद पैदा हुआ है, और बच्चे तो वैसे ही जो है वो आप जिस माहौल में उनको लेकर चल रहे हैं, अब शुरू में तो आपने उनको आज़ाद छोड़ दिया, लेकिन जब उनका डिसीजन लेने का वक्त आया तो आपने कहा नहीं, ये फील्ड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये ठीक वो ठीक है। मैं खुद ये फेस कर चुकी हूँ। जैसे मेरा हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो वो बायो ज़रूर पढ़े, जबकि उसने मुझे एकदम से जो है वो, और उसने मुझे जो है वो ये कह दिया कि जी मैं तो कंप्यूटर्स की फील्ड में जाना चाहती हूँ। मैं आगे से चुप, मैंने आगे कोई बात नहीं उसके साथ की कि तुम ज़रूर करो, बस मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ये बेहतर लगता है तो यूं ही सही। तो ये चूंकि मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। नहीं, लेकिन आपने तो ये कह दिया ना, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, अभी तुम रख लो बायो। एंड हलीमा, मैं वो दूसरा सवाल पूछने लगा, आप मुझे बताएं, सुमैरा, आपने जो कहूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा सुमैरा, मुझे सच्ची बताइएगा, आपने कभी ना कभी तो से कहा होगा जब कंप्यूटर कोई ऐसी बात होगी, कहा था ना डॉक्टर बन जाओ। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, यकीन मानिए कि थोड़े अरसे के बाद मैंने उसका, आयशा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम जो है ना वो बायो वगैरह रखो ताकि तुम्हारी वो फील्ड बन जाए। आप भी हॉस्पिटल में जाती कहती है कहा था ना डॉक्टर बन जाती। ये मेरे अम्मा करते हैं। अब मैं कोई डॉक्टर, अब मैं कितना बड़ा हो गया, अब तो मेरी उम्र डॉक्टर वाली रही नहीं, अब गुजर रहे होते ना, तो मेरी गुजर रही होती, मेरी अम्मी कहती है मैं तो कैसी ना बन जाना डॉक्टर था, जैसे इतने रोल ना रहे हो ना। मैंने कहा क्या रोल रहे, पैसे दे के इलाज करा रहे, मैंने हो रहा था तो कौन सा आपका हर चीज मुफ्त इलाज हो रहा था। एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम जब वालिदैन बनते हैं ना और उनकी स्टेज पे पहुंचते हैं, तो ये बातें आपको तब याद आएंगी। मुझे भी वो बातें अब याद आती है जब मैं खुद एक माँ बनी हूँ और मेरी बेटी जो है वो अब कोई फील्ड चूज कर रही है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे माँ बाप ने क्या एफर्ट्स की थी मेरे साथ। उस वक्त जो है ना वो सब कुछ ऐसे लग रहा होता है जैसे मिल रहा है बस ठीक है लेते रहें, लेकिन वो जब आप इस स्टेज पे आते हैं तो फिर आप आजकल जो मवाजना हो रहा है, जो हुमायूं ने भी किया कि जनरेशन गैप की वजह से चीज़ें जो है समझाना मुश्किल हो गई हैं। हम अगर अपने पेरेंट्स की बात फॉर सपोज नहीं मान रहे थे, हुमायूं डॉक्टर नहीं बना, उसके पेरेंट्स आते थे लेकिन वो नहीं बना, लेकिन हम उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सकते थे जिस तरह से आज के बच्चे कर सकते हैं। वो बहुत खुले आम रिटेलिएशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि जी जो हम कह रहे हैं वही होगा, चाहे आप जो मर्जी करते रहें। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें क्या जुमला कहते हैं डोंट इंटरफेयर इन माय अफेयर्स, और प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं आप। प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। एक तो प्राइवेसी मुझे आज तक समझ नहीं आई कौन सी प्राइवेसी है कि ये कौन सी प्राइवेसी है, और दूसरा ये कि मैं इसको बिल्कुल अपनी सोसाइटी के लिए ना माजरत के साथ एक लानत समझती हूँ।
इसलिए कि इसने हमारी सोसाइटी में जितनी डिस्ट्रक्शन प्राइवेसी ने की है उतना शायद किसी और चीज़ ने नहीं की। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये समझती हूँ कि आज का नौजवान जो है ना, हमारी आने वाली जनरेशन हमसे बहुत बेहतर है। हमसे बेहतर इसलिए है कि उनके अंदर विज़न हमसे ज़्यादा है। हमने तो टच मोबाइल देखा ही नहीं ना अपने उस टाइम में, हम तो अब आके यूज़ कर रहे हैं ना। ले हमारे पास तो बटन वाला मोबाइल आया, यहाँ टेलीफोन आया, या हमने कंप्यूटर को देखा। आज के बच्चे ने लैपटॉप भी यूज़ किया है, उसने टच मोबाइल भी यूज़ किया है, उसने बहुत सी और चीज़ें भी इस्तेमाल की हैं। उनका विज़न हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनको ख़ानदानी झगड़ों से या उनको फुप्पो खाला के बच्चों का जो आपने बात की, इजाजत होगी तो आपसे बाइज़्ज़त तौर पे मैं ये इख्तिलाफ कर सकता हूँ। मुझे आजकल की जनरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपनी आप उसी जनरेशन में आ रहे हैं यार, नहीं कहा। सॉरी टू से, आप उसी जनरेशन में। आपको नहीं पता, बड़ी उम्र है मेरी। तो मैं लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बट आई लाइक माय जनरेशन, बेस्ट जनरेशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले फड्डा पड़ गया था, हर कोई कह रहा था हमारी जनरेशन बेहतर है, हमारी जनरेशन बेहतर है। हुमायूं ने जो है वो ब्रेक में ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि मिलेनियल्स जो है वो बेस्ट जनरेशन है, लेकिन सुमेरा जी फिर भी कह रही हैं कि जनरेशन एक्स जो है वो सबसे बेहतर लगती है। दिमागी तवाज़ुन तो नहीं आपका खो गया? आप मिलेनियल नहीं हो? मैं जनरेशन जी हूँ। जी, एमी, अल्फा की बात कर रहा था मैं। अच्छा, मैं तो मिलेनियल हूँ, ठीक है। मैं, आप भी मिलेनियल हो। मेरे ख्याल से आप बूमर होंगी, उनसे 80s वाले बूमर। बेबी बूमर मेरे फेवरेट है, पता है। आई लव बेबी बूमर्स, आई लव दे। उनका इतना बिचौर मेंटेलिटी, उनके पास फ्लेवर ऑफ वो वाला जो पिछली जनरेशन है, इस वाली जनरेशन का भी उनके पास। यू आर आल्सो वेरी गुड जनरेशन। आई रियली लाइक दिस जनरेशन। अच्छा, जिस तरह बहुत सारी जनरेशंस अपने बारे में कहती हैं, आजकल की जनरेशन जो है वो भी यही कह रही है कि जी हम सबसे बेहतर हैं क्योंकि हमें हर चीज़ पता है, और आप लोगों को तो इवन हमें भी, मतलब मुझे याद है कि शायद हम मैट्रिक में थे जब हमें एक्सपोजर हुआ था पीसीस का, वो भी पीसीस का एक्सपोजर हुआ था, उससे पहले तो नहीं था। आजकल की जनरेशन को और वो भी वो विंडोज डलवानी और अजाब एक पड़ा हुआ होता था। 98 वाली विंडोज जो है वो डलवानी अजाब एक था। अब वाली जनरेशन ने बहुत कुछ एक्सपोजर उनको पहले मिल गया, तो वो कहते हैं कि जी आप से तो हम बेहतर है, हमें आप लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और हमें सब कुछ ज़्यादा आपसे पता है। कौन सी जनरेशन जो है वो वाकई बेहतर है, या ये जो है इनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है? पहले वाली जनरेशन के पास शायद इन्फॉर्मेशन कम थी लेकिन नॉलेज ज़्यादा थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं आप अपने बच्चे को भी कहती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि हमारे पास जो नॉलेज थी ना, वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए ली थी। हमने नेचर के साथ अपना एक ताल्लुक़ बनाया था कि हमने पौधे लगाए, हमने मिट्टी के साथ खेला, हमने चांद तारों को महसूस किया है। मतलब हमने वो चीज़ें देखी, क्योंकि हमारे पास तो ये स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ये गैजेट्स से हम अब नहीं थे। हम लोगों ने वो चीज़ें महसूस की, वो जो एक्सपेरिमेंटेशन करके हमने चीज़ें अब देखी, वो उन्होंने अपने गैजेट्स के थ्रू देख ली। और हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस है, जबकि उनके पास नहीं है। वो चीज़ें जो वो किताबों से सीख रहे हैं, हमने पर्सनली जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए एक्सपीरियंस करके लिया। बिल्कुल। आप दोनों से सवाल है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई ये बात, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? मुझे तो दोनों एग्जैक्टली सेम लगते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? मुझे ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन और शऊर में, एक्सपोजर में फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? इज़ देयर एनी डिफरेंस? हाँ, इसमें डिफरेंस है। मेरी जो इत्तलात, मेरी जो कम इल्मी है, उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक मालूमात जो है वो मिली और आपने उसको देखा, पढ़ा। जिस तरह से हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो फिर हमारे जहन से निकल गई। लेकिन नॉलेज जो है वो आप सीखते हो, समझते हो किसी चीज़ को, उसको अपने पास ज़ख़ीरा करके रखते हो, कभी कहीं इस्तेमाल भी करते हो, कभी किसी को बताते हो। जैसे आप एक किताब का मुताला करें तो आपको वो चीज़ जो है वो आपने शऊरी तौर पर पढ़ी होती है, इसलिए वो आपको याद भी रहती है। उसके अंदर जो चीज़ें आप मेंशन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जिस ऑथर ने वो लिखी होती है, उसका आपको पता होता है। एक स्टोरी आपको याद रहती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने बस पढ़ी, ठीक है जी, निकल गई आंखों से और फिर उसके बाद आपके जहन से भी निकल गई, वो आपको कभी याद नहीं रहती। तो ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिर्फ खबर हो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन एक खबर हो, जबकि नॉलेज आप गेन करते हैं।
ठीक है, खुद हासिल करते हैं, जैसे हलीमा ने भी यही कहा। अच्छा, इसमें हमारी शऊरी कोशिश भी शामिल होती है बहुत हद तक, और प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस भी होती है नॉलेज के लिए। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आप आप क्या शायद समझते मिसाल हैं? दे के आपको मैं समझाऊं तो बताऊं आपको मैं बताऊं समझ आ जाए। इन्फॉर्मेशन नॉलेज का मेरा क्या कॉन्सेप्ट है। इन्फॉर्मेशन फॉर मी इज, जैसे आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, दैट इज आई एग्री विद इट, कि आपने कहीं से देखा, आपने कहीं से पढ़ा, बुक में कोई चीज़ पढ़ी, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन किस तरह है, That is knowledge. एंड दैट No, that is knowledge. अच्छा, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। नॉलेज वो तब बनेगी व्हेन आई एम लर्निंग इट फ्रॉम समबडी एंड देन आई एम एक्सप्लोरिंग इट, कि ये चीज़ क्या है, मुझे किसी के एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपोजर से पता चला कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे होता है। मेरे लिए दैट इज अ नॉलेज आई एम गेटिंग व्हिच इज आई एम प्रैक्टिकली इमेजिनिंग कि वो क्या हो रहा है। अच्छा, तो मेरे लिए मैं वो इसकी नॉलेज मिसाल एग्जैक्टली दूंगी। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिकल गलत कह लाइफ रही हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस, आप दोनों गलत नहीं कह रही। आपने वही बात की, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं आपके, वही नॉलेज है। आप मेरे लिए जब भी है। उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के में, तो फिर वो नॉलेज नॉलेज बन जाता है। अग्रीड। मैंने ये नहीं कहा आप दोनों गलत कह रही, मैंने कहा मुझे ये समझ मैंने है। कहा आप भी ठीक कह रहे हैं। मुझे ये समझ है। ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा, उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सुबह मैंने जो है एक न्यूज़ पढ़ी स्क्रॉल करते करते और बहुत सारी चीज़ें देखते देखते, जिसमें जो है वो बताया जा रहा था, लिखा होता है कि जी किसी और तीसरे मुल्क की वेपन्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारी नेबरिंग कंट्री की तरफ से हमारे ख़िलाफ़। तो ये एक मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी और उसके बाद वो उससे निकल गए होंगे बाहर और उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा होगा। मैंने वो चीज़ जो है वो जाके सर्च की, कौन सा मुल्क है, कब बनाए हैं वेपन्स, कौन से वेपन्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ी, उनकी पिक्चर्स जो है वो मैच की कि हाँ क्या ये वही पिक्चर है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है I will disagree with you, अच्छा, लंबी हो जाएगी बहस, पर क्योंकि वो भी इन्फॉर्मेशन ही है ना। इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैंने उसके बारे में सर्च किया, तहकीक की उसके That बारे doesn't में। make it a knowledge. नो, That doesn't make it a knowledge. आप लोगों के मैं वही कह रहा हूँ, that doesn't make it a disagreement knowledge. obviously कर अब आप सकते क्या कह हैं। रही थी, कुछ कह रही थी आप? नहीं आप बताइए। अच्छा, क्योंकि वो भी इन्फॉर्मेशन ही है, मेरे ख्याल में बड़ी थिन लाइन है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में, बहुत थिन लाइन मुझे है। लगता है कि इसमें और सिर्फ ये लाइन है कि आपने कंज्यूम और मैं ये और surrender हमें ये करता हूँ। समझ लेना चाहिए कि जो आपकी नॉलेज है वो आपकी स्किल है, वो आपके हाथ से कोई ले नहीं सकता। अच्छा, आप जो स्किल की बात कर रहे थे वो आपकी नॉलेज ही है, ठीक है, जो आने वाले वक्त में आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए तैयार करती है, जी। और जो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं। लेकिन मैं इस मौजू को यहाँ से डील करते हुए मैं यहाँ पे सरेंडर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैं ये ज़रूर सर्च करूँगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं जाके ज़रूर सर्च करूँगा कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज में फ़र्क क्या है। आप लोग भी कीजिएगा और मैं तो ज़रूर करूँगा कि मुझे नहीं समझ, मतलब आई वॉन्ट टू नो अ लिटिल, ताकि मैं किसी को बता भी सकूँ। मैं तब बताऊँगा जब मुझे समझ आएगी। लेकिन अब अगर तरबियत की थोड़ी सी बात करें, अब सुमैरा, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि हमारे वालिदैन, हम भी वालिदैन हैं, हमारा होता है कि स्कूल में इतनी बड़ी अमाउंट, इतना बड़ा टाइम अगर बच्चे का जा रहा है तो तरबियत का काम भी स्कूल का है। क्या ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हमेशा ये कहा गया है कि माँ की एक जो माँ होती है ना, पढ़ी लिखी, वो अपनी नस्ल की तरबियत करती है, जबकि बाप जो है वो अपनी औलाद की तरबियत करता है। एक माँ जो है वो एक नस्ल को जो है वो परवान चढ़ा रही होती है, ठीक है। और माँ को की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है। पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पूरी नस्ल की तरबियत कर रही है। अगर वहाँ से तरबियत जो है, बच्चे को उठने बैठने का सलीका, खाने पीने का सलीका, 3 साल की उम्र में वो उसको 2-2.5 साल, मैंने तो देखा 3-2.5 साल का बच्चे को आप स्कूल भेज देते हैं। वो जो टाइम था उसका सीखने का, वो माँ की गोद से उसको सीखना था। आप सोचें, मेरे पास 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, क्या वो एक माँ वाला रोल मैं प्ले कर पाऊँगी उन 15-20 बच्चों के लिए, जो कि मुझे करना चाहिए था? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आने का तरीका हम बता सकते हैं,
उसको ये बता सकते हैं कि आपने एक्सपीरियंस कैसे करने हैं, पानी का ग्लास कैसे उठाना है, पीना कैसे है, आपने अपनी मोटर स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, आपने अपने लोगों के साथ कैसे आपने बोलना है, बात कैसे करनी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन उसकी शख्सियत की जो डेवलपमेंट थी वो एक माँ की ज़िम्मेदारी थी, वो एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी थी, वो एक बाप की ज़िम्मेदारी थी, जो कि नहीं हो पाई। तो मेरा ख़्याल है कि बच्चे के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, माँ बाप और फिर साथ स्कूल। लेकिन अगर आपको आप लगता है ज़्यादा रोल जो है माँ बाप का? हाँ, अगर 6-7 घंटे स्कूल में बच्चा टाइम गुजार रहा है और उसके ऊपर किताबों का भी बर्डन है, उसको कोर्स कंप्लीट करने का भी बर्डन है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक कंप्यूटर की तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो करेगा और वो फर जो है वो हर चीज़ किताब की बोलेगा भी और अंग्रेज़ी भी बोलेगा। अच्छा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी वहीं पे हो रही है, सोशल डेवलपमेंट भी वहीं पे हो रही है, इकनॉमिकल डेवलपमेंट भी वहीं, हम उसको मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना भी सिखा रहे हैं वहीं पर, ठीक है। फिर हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी स्कूल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट भी वहीं पे होगी, तो ऐसा मुमकिन अच्छा, लेकिन नहीं सुमेरा जी यहाँ पे जो है ना हमेशा दूसरे रुख की बात भी करनी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम ऐसे हैं जो 3, 3.5, इवन 4 साल के बच्चे को वो कहते हैं जी 4 साल का हो गया ना जी ना, अब हमने नहीं लेना। और फिर आगे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे जो मुझे तो अब इनके पता भी नहीं है, मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी होगी तो मुझे पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। किंडरगार्टन है, नर्सरी है, प्रेप है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, प्री स्कूल है। अब वो कहते हैं जी हम अगले उसमें उन्हीं बच्चों को लेकर एडमिशन होता है। हाँ, मुझे पता है, डे केयर का तो मैंने पता किया था, तो इसलिए मुझे पता है। वो कहते हैं जी हम अगले उसमें उन्हीं बच्चों को लेके जाएंगे जो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछली क्लास में हमारे साथ थे वही आगे जाएंगे, हम न्यू एडमिशंस को अलाउ नहीं करते, हम नहीं लेंगे। तो इसलिए माँ बाप कहते हैं हम मजबूर हैं, हम नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि 5 साल का बच्चा स्कूल जाए, लेकिन जब हमारे बच्चे को कोई लेगा ही नहीं तो फिर तो हमारी मजबूरी बन जाएगी ना उसको पहले दाखिल कराना। नहीं हलीमा, यहाँ पे थोड़ा मेरा इख्तलाफ है, और मेरा इख्तलाफ ये है कि ये माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं होती जो उनको बड़े स्कूल में दाखिल करने पर मजबूर करती हैं, ये माँ बाप का स्टेटस कॉन्शियस होना है जो उनको बड़े से बड़े स्कूल में लेकर जाता है। आप हज़ारों रुपए फ़ीस अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं और आप ये कहते हैं कि उस इदारे के अंदर मेरे बच्चे की हर किस्म की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, लेकिन अगर जवाब में वो चीज़ उस बच्चे के अंदर नहीं आ रही, वो सोशल डेवलपमेंट, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और वो बच्चा एक फ़ाल शहरी मुआशरे का नहीं बन रहा, तो मुझे ये बताएं कि उन माँ बाप को इतना एफ़र्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैंने कोई बहुत बड़े स्कूलों से नहीं पढ़ा, मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और गवर्नमेंट स्कूल की जो है वो पैदावार हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में इसलिए दाखिल करवाते हैं कि हम स्टेटस कॉन्शियस हैं, हम अपने बच्चे की तरबियत के लिए बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। अच्छा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम तरबियत। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का कहा गया, थोड़े से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुमेरा नाज से जो है वो मजीद गुफ्तगू करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, साथ रहना है। वेलकम बैक टू द शो मेरी मर्जी। वेलकम बैक टू द शो जी। आपको एक और सब मुबारक देते हैं कि आप लोग खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले तुमने सवाल पूछा था, मैं तुम्हारा इसलिए तुम्हें बोलने दिया था मैंने, वो सवाल तुमने खत्म किया था। मुझे एक सवाल है वो रह जाएगा मेरा, बताओ यार। थैंक यू यार। मेरा सवाल आपसे पूछना है, एक छोटा सा सवाल, मुख्तसर सवाल। मुझे बताएं कि क्या तरबियत करनी होती है बच्चों की, या आपने माँ बाप ने एज अपना किरदार इस तरह दिखाना होता है कि बच्चे उससे खुद ही सीख जाएंगे, तरबियत कुछ नहीं करनी होती, आपने सिर्फ अपने आप का किरदार इस तरह रखना होता है, बच्चे वही सीख लेते हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, पहले तो माँ बाप का किरदार क्या है, वो एक सोसाइटी के अंदर, वो एक घर के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं, उनका डिसिप्लिन, उनका उठने बैठने का अंदाज़,
और फिर उसके बाद बच्चों को ये चीज़ें बताना, उनको बिठा के ये चीज़ें सिखानी भी होती हैं आपने। थैंक यू ऐसा सो नहीं हो मच, सकता। थैंक यू सो। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, आपने मेरे दिल की बात की है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो खुद लाजवाब हैं और बच्चे उनके फिटे मुंह टाइप हैं, उनको कुछ नहीं आता क्योंकि उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं। वो शायद यही समझते रहे, इसी ख्वाब में रहे कि खुद ही हमें देख देख के सीख जाएंगे। कुछ नहीं सीखे वो बच्चे, उन्होंने कुछ नहीं, जीरो बटा ऐसा जीरो। नहीं हो सकता। हाँ। देखें, तरबियत का बड़े पहलू हैं और उन पहलुओं में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप, अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ने इंसान की तरबियत के लिए अमली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान को जो है वो एक स्टेटमेंट के तौर पे हमारे पास भेज दिया। अब दोनों चीज़ें हैं ना, पढ़ के भी सीखा हमने और देख के भी प्रैक्टिकली भी सीखा, हाँ। देख के भी सीखा हमने। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पैरेलल हैं, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा, ये लेकिन आपने मुझे में बंद कर दिया मैं है जो पूरी बात। आपने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि मैंने गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेटस सिंबल के तौर पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि डिफरेंस आता है स्कूलिंग से। अब हुमायूं की जो स्कूलिंग है, मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगी यहाँ पे, हुमायूं की मिसाल शायद बेहतर लोगों को समझ आ जाए। हुमायूं की जो स्कूलिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, बड़ी अच्छी जगहों से हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो प्राइवेट से हुई हुई है, मिक्सचर है। माँ बाप ने जहाँ पे वो गए हुए थे, जहाँ डिप्यूट हुए हुए थे, वहाँ पे जो भी जगह सबसे अच्छी थी वहाँ से हुमायूं को जो है वो पढ़ाया है। लेकिन एक छाप नज़र आती है इंस्टीट्यूट्स की, एक छाप नज़र आती है। पेरेंट्स की तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स की, अच्छे टीचर्स की भी एक छाप जो है वो नज़र आती है। गवर्नमेंट में शायद हम अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि मेरा बच्चा हो तो मैं कहूँ, मैं सोचे समझे बगैर कहूँ कि नहीं यार गवर्नमेंट में पढ़ाऊँगी, नहीं पढ़ाऊँगी प्राइवेट में। मुझे इख्तलाफात हैं, हज़ार इख्तलाफात हैं, लेकिन मुझे प्राइवेट में से ही एक अच्छा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। गवर्नमेंट शायद मेरे लिए वो ऑप्शन मुझे डिलीवर ही नहीं कर सकती जो मैं अच्छा हलीमा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। मेरे भी अब बहुत इख्तलाफात है सरकारी स्कूल, जिन असातिज़ा से हमने पढ़ा, जिस लेवल के आज आप बड़े प्राइवेट स्कूल्स की बात करी ना, उस लेवल का हमें असातिज़ा ने पढ़ाया, क्योंकि वो अपने काम के साथ सिंसियर थे। आज के उस्ताद के पास ना तो तब क्राइटेरिया भी बड़ा सख्त था टीचर्स होने का, कोई सिफारिश इस तरह नहीं कि आपकी गवर्नमेंट में जॉब हो जाए, कहते ओ गॉड गवर्नमेंट में जॉब होगी, इस तरह होता था। और हुमायूं, यकीन माने, मैं स्कूल जाते हुए इतना रोती थी ना, मुझे कभी भी स्कूल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी टीचर्स बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन उन्होंने जैसा हमें पढ़ाया, हमें किसी ट्यूशन सेंटर की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत हमने कभी, मुझे शाज़ो नादिर ही याद है कि घंटों के हिसाब से कभी स्कूल से आके पढ़ा हो। आजकल जो बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर अकेडमीज़ भी, फिर घर में भी बैठ के पढ़ते हैं, उनके पास कौन सा टाइम है अपने लिए? और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है वो स्क्रीन टाइम है, फैमिली टाइम नहीं है, हमारा एक्टिविटी टाइम नहीं है, और सोशलाइजेशन का तो कोई टाइम है ही नहीं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहरहाल। और आपका जो इख्तलाफ है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करती हूँ। आजकल के असातिज़ा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बैठे हुए हैं, उनके अंदर स्किल्स की कमी है, उनके अंदर एजुकेशन की कमी है, क्योंकि सिफारिश और रिश्वत जैसे जो अनासिर जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से पल बढ़ रहे हैं और उन्होंने हमारी सोसाइटी को बहुत स्पॉइल किया है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं कम सैलरीज पे, और गवर्नमेंट सेटअप में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो बिल्कुल भी उस सेटअप के काबिल अच्छा, मैं हलीमा की बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था। हलीमा ने जो मेरी बारे में बात की, और मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लास फेलोज मैंने देखे हैं जो सेम प्लेस, बहुत डिफरेंट। मुझे लगता है स्कूल इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब आपने जवाब दिया ना तो मुझे फिर हलीमा की बात बिल्कुल समझ आई कि हाँ, क्योंकि मेरी वालिदा गवर्नमेंट से पढ़ी हुई है, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट से पढ़े हुए, लेकिन वो हलीमा की बात मुझे फिर इस तरह समझ आने लगी कि हाँ, शी इज़ राइट कि अब के गवर्नमेंट स्कूल्स ना, अब ये नहीं कि इसमें कोई हुकूमतों की गलती है, अब हमारे अंदर एज इंसानियत सिंसेरिटी ख़त्म हो गई है। जो आपका लगाव था ना अपने प्रोफेशन के साथ, जो आपकी ईमानदारी थी, अब मेरी अम्मा मुझे अभी तक बताती है कि कहती है कि टीचर्स बैठी होती थी 2:30-3 बजे तक, कहते हैं उस वक्त 12:30 छुट्टी हो जाया करती थी, मतलब वो टाइम होता 12:30 छुट्टी होगी, भी हमारे से आके कुछ पूछ रहे तो पूछ ले। और अम्मी कहती है कि हम घरों में जाते थे टीचरों के कि मैडम पता नहीं कौन सी फलानी के घर हम जाते थे और कहते थे कि मैडम ये समझ नहीं आ रहा तो समझा दे, तो वो समझाती थी। तो शायद आपकी बात से मुझे बात समझ आ गई कि हाँ, शायद ये अब फ्लॉ इस वजह से नहीं होता। एक चीज़ और जो बड़ा, मैं, कई लोग मेरे मुखालिफ भी हो गए इस वजह से
कि गवर्नमेंट सेटअप में ऐसे ऐसे टीचर्स बैठे हैं जो सिर्फ बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि इवनिंग में उन्हें हमारी ट्यूशन जो चाहिए। एकेडमी चल रही है उसके अंदर हम एज ए टीचर जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चा हमसे आके कोचिंग पढ़े। लेगा। हाँ, that's true। और अपने इल्म का वो आधा इतना हिस्सा वहाँ पर देते हैं और आधे से ज़्यादा वो साथ ले मेरा जाते एक हैं। मजेदार सा सवाल मैंने आपसे पूछना है, मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको मेरे ख्याल से let वक्त you तंग go। नहीं करेंगे। मेरा वो आखिरी खत्म सवाल हो आपसे सिर्फ जाएगा। ये पूछता है, मुझे ये बताइए सुमेरा कि आपका कॉन्सेप्ट एज अ माँ, एज अ उस्ताद क्या है? मार नहीं प्यार, क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है कहीं ना कहीं, या आप कहती नहीं कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है? नहीं, दोनों चीज़ें देखिए, Good. सख्ती I like it। और प्यार, दोनों चीज़ें। जहाँ पर आपको देखिए इस्लाम में भी है, इमाम गज़ाली को हम देख लें, जब उन्होंने तरबियत के असूल बताए उन्होंने कहा कि किसी जगह पर सख्ती की भी ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात की तो तब भी है, ठीक है। कुरान में भी 3 दफ़ा नमाज के की। बाद जो है वो सख्ती का हुक्म दिया गया है। तो फिर हम कौन लोग हैं? मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ, मैं कहती हूँ कि प्यार और मार दोनों साथ थोड़ा सा साथ चलें। पर्सनलाइज हाँ। सवाल हो जाए बीच में, ये सब्सिडी क्वेश्चन है, मेरा आखिरी सवाल ही था। मैं आपको- मार के आपको तो बड़ी- हक में नहीं हूँ, लेकिन आपको- मुझे डांट के अच्छा, शायद। मुझे ना घर में अगर आप बात करें, घर में ही और कहाँ पे और किससे नहीं, पढ़ रही हो? टीचर से भी पढ़ जाती है ना। अच्छा, तो वो छोटे होते एक आध दफ़ा टीचर से भी पढ़ी अम्मी से है। कभी नहीं पढ़ी अम्मी से तो बहुत पढ़ी है यार? तुम्हें अम्मी से रियली हाँ हाँ, बहुत मुझे पढ़ी मुझे है। तो हर चीज से बा- जूता, अब्बू, हैंगर, बाबा से नहीं पढ़ी बेलन, कभी, अम्मी से पढ़ी है। वाइपर, झाड़ू, मतलब हर चीज अच्छा, ये से। सब मेरे पास तो इनोवेशन हाँ, चीज भी है, ये- आपको उससे अच्छा। कभी नहीं पढ़ी होगी। किससे? तो मैं किस इनोवेटिव कंघी चीज से से। पढ़ी है? अच्छा, मुझे- नहीं नहीं, मुझे बहुत हो गया होगा, मक्खी मार से पढ़ी है, चप्पल से पढ़ी है। तो मैं कभी मतलब जो बेलन से नहीं चीज हाथ में आ जाए वो बस। आपने कभी यार इस जुल्म की इंतहा देखी? आपने देखा वो जो जिससे कपड़े चुटकी लटकाते हैं? मेरी मम्मी ने यहाँ पे चुटकियां लटकाती थी और कह रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है, कहती है अगर तुमने एक भी उतारी मैं 2 और लगा दूंगी। तो मैं चीख रहा हूँ कि मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। और वो होता ये था, ये मैंने उसको पहले भी बताया था कि मैं घंटियां बजा के लोगों की भाग जाता था, मुझे बहुत शौक था, सुपारा पढ़ के वापस आता था तो मैं ना घंटी, तो वो हुआ ये कि मैं घंटी बजा के भागा और मेरी बड़ी बहन किसी ने मुझे मना शिकायत कर लगा दी? नहीं नहीं, सुनो तो सही, अच्छा। मेरी बड़ी बहन मुझे मना करती थी कि मत करो, वो बहुत डिसेंट खातून लड़की थी, अल्लाह जन्नत फिरदौस में से जगह दे, आमीन, आमीन। तो वो शी वाज वेरी डिसेंट। तो अब करे तो आपको याद है पहले पहले घरों में स्लाइड्स बना करती थी, हाँ, वो स्लाइड से ऊपर जाता था, तो वो स्लाइड थोड़ी ऊंची रैंप थी, सा होता था। हम भागे तो आप ही को भी भागना पड़ा, आप ही भागी तो आप ही गिर गई, आप ही उन्हीं के गेट के आगे गिर गई, तो हम तो भाग गए, आप ही वही रह गई। सो आंटी जब निकली तो आंटी ने जितना अरमान जो पिछले 6-7 दिनों का था ना वो आप ही पे निकाला। आप ही की अब मेरी आप ही बहुत कम बोलती थी, तो कि उसने ना उठते साथ ही माफी मांगना शुरू कर दी कि आंटी सॉरी के बेल की, उसने तो किया नहीं था, उसको कुट पड़ी और जब कुट लेके घर आई ना तो फिर उससे उसने अम्मी शिकायत को लगा, बताया। अच्छा। तो अम्मी ने मुझे अभी तक याद है, हम क्योंकि उस वक्त और भी सूखी सूखी टांगे, मेरी तो गोश्त भी नहीं मिल रहा था, इतनी से मैंने शॉर्ट पहनी हुई और सिर्फ मेरी डंडियां, और डंडियों में अभी ने चुटकी लगाई हुई और मैं यूं कहा बस करते पर बहुत अच्छा लगा। मुझे इससे याद आ गया, घंटी बजाने से हम थोड़े ज़रा सियाने थे, आपने बेवकूफ़ी की ना। हम ना जब लाइट जाती थी तो हम टेप लगा देते थे उसके ऊपर ना, घंटी के ऊपर। अब यूं ही लाइट आई उसके बाद जो बेल बजना, जब घर वाले यार मैं कौन सा मेरी बड़ा हो बात गया सुने, हूँ, खुदा नॉट अ का बैड वास्ता है, आइडिया, अभी कर लूंगा। अब ये मत करना, अब हर किसी के कमरे में घर में कमरे कह रही हूँ CCTV सीसीटीवी कैमरास है, वो देख लेंगे आपको, तो मैं please कर रहा अब हूँ ये ये। मत करना। आई एम गोइंग टू डू ठीक दिस है? नाउ। थैंक यू सो मच सुमेरा जी फॉर Thank you कमिंग, इट so वाज सो much. नाइस लवली टॉकिंग टू यू। अल्लाह ताला आपको Likewise, हमेशा yeah. इसी तरह से Thank रखे, you. आप लोगों के अंदर और ज़्यादा बेहतरी लाती रहे। हम भी माशरे में यही कोशिश करें कि लोगों के अंदर उनकी सोच में थोड़ी बेहतरी आ जाए। लेकिन मुझे बेल्स और नहीं हुमायूं बजानी को- लोगों की, डोंट डू मुझे दिस। और हुमायूं को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, खुदा हाफिज़।